डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मैं डॉक्टर वनमाला बाविस्कर आप सभी का डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम द्वितीय वर्ष बीए के चतुर्थ प्रश्न पत्र के खंड 5 के 22वीं इकाई सुमित्रा नंदन पंत का अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा को प्रारंभ करने से पहले इस इकाई को पढ़ने के बाद आप छायावादी कोमलकांत पदावली के लिए प्रमुख माने जाने वाले और प्रकृति से अनन्य प्रेम रखने वाले महत्वपूर्ण कवि सुमित्रा नंदन पंत के काव्य पर लिखी गई इस इकाई के अध्ययन के बाद आप पंत जी के जीवन तथा रचनाकार व्यक्तित्व से परिचित हो सकेंगे, पंत जी की रचनाओं पर विचार कर सकेंगे, उनकी काव्य चेतना के विकास की दिशा और दृष्टि का निरूपण कर सकेंगे, कवि की काव्यानुभूति की विशेषताएं बता सकेंगे, प्रकृति सौंदर्य की विशिष्टताओं को जान सकेंगे, उनके जीवन दर्शन से साक्षात्कार कर सकेंगे, पंत जी के काव्य शिल्प की आंतरिक विशिष्टताओं का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, उनकी काव्य भाषा, उपमान, बिंब, प्रतीक, लय एवं छंद के कलात्मक सौंदर्य का आस्वादन कर सकेंगे और कविताओं के अर्थ विश्लेषण के माध्यम से उनकी कविताओं के सौंदर्य की अनुभूति कर सकेंगे, व्याख्या कर सकेंगे। तो आइए आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। आज हम छायावादी जो कवि हैं, 4 प्रमुख कवि हैं, उनमें से एक स्तंभ, छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ कहे जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते ही है कि आधुनिक काल को इन चरणों में बांटा गया है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और फिर छायावादी युग। तो आज जैसे कि हम छायावाद की बात कर रहे हैं, तो छायावाद के महत्वपूर्ण कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जो जन्म 20 मई 1900 को हुआ था और 28 दिसंबर 1977 को उनकी मृत्यु हुई थी। तो आइए ऐसे महान व्यक्ति के व्यक्तित्व को जाने। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म जैसे मैंने बताया 20 मई 1900 में कौसानी उत्तराखंड भारत में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही माँ को क्रूर मृत्यु ने छीन लिया था। उनके जन्म होते ही 6 महीने के बाद जो है उनकी माता का मृत्यु हो गया था और प्रकृति को ही वह अपनी माता मानते थे। देखिए इन पंक्तियों में उन्होंने किस प्रकार प्रकृति को अपनी माँ बताया है। माँ से बढ़कर रही धात्री तू, बचपन में मेरे हित, धात्री कथा रूपक भर, तूने किया जनक बन पोषण, मातृहीन बालक के सिर पर वरद हस्त धर कोपन। सुमित्रा नंदन पंत जी को जो है प्रकृति के चितेरे कवि ऐसे ही नहीं कहा जाता। उन्होंने अपने कविताओं के माध्यम से प्रकृति का जो वर्णन किया है वह अद्वितीय है। इस तरह से जो प्रकृति को जो है वह अपना सब कुछ मानते थे, प्रकृति को ही अपनी माता से बढ़कर मानते थे और वे बचपन से ही प्रकृति की गोदी में खेलते थे, प्रकृति को ही अपना पोषक मानते थे। तो इस तरह से वह प्रकृति को संबोधित करते हुए धरती माता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मातृहीन बालक के सिर पर जो हाथ रखा है वह धन्य है, ऐसी धन्य है प्रकृति। तो मित्रों इस कवि बचपन जो सुमित्रा नंदन पंत थे उनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था। स्लेटी छतों वाले पहाड़ी घर, आंगन के सामने आड़ू खुबानी के पेड़, पक्षियों का कलरव, सर्पिल, पगडंडिया, बांज, बुरांश व चीड़ के पेड़ों की बयार व नीचे दूर तक मखमली कालीन सी पसरी कत्यूर घाटी व उसके ऊपर, इस प्रकार से जो है उन्होंने उनका जो पालन पोषण बचपन में हुआ, जो उनका परिसर था
आसपास का, वह प्रकृतिमयी था। प्रकृति के सौंदर्य के आसपास ही उनका बचपन बीता। तो ऐसे कवि इसीलिए उन्होंने प्रकृति को इतना महत्व दिया है। अब इनके पुरस्कारों की यदि हम बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से वे सम्मानित थे। हिंदी के सुकुमार कवि पंत का बचपन का नाम गुसाई दत्त था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी गांव के स्कूल में हुई। फिर वह वाराणसी आ गए और जय नारायण हाई स्कूल में शिक्षा पाई। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद में म्योर सेंटर कॉलेज में प्रवेश लिया, पर इंटरमीडिएट की परीक्षा में बैठने से पहले ही 1921 में असहयोग आंदोलन में वे शामिल हो गए। आइए अब हम उनकी रचनाओं पर नजर डालते हैं। कविवर पंत जी का रचना काल सन 1916 ईस्वी सन से लेकर 1977 ईस्वी सन तक लगभग 60 वर्षों तक फैला हुआ है। आरंभ में उन्होंने एक हार नामक उपन्यास लिखा, जिसे प्रकाशित नहीं करवाया। प्रथम रचना उच्छ्वास नाम से छपी। आरंभिक कवि पंत जी में नवीन कल्पना की सृजनात्मकता का ऐसा विस्फोट हुआ जिनसे उन्हें छायावाद के प्रवर्तकों में भी माना जा सकता है। सुमित्रा नंदन पंत जी को छायावाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। उनकी कविताएं सरस्वती पत्रिका में छपी। उन्हें पर्याप्त लोक प्रसिद्धि भी मिली। पंत जी की रचनाएं इस प्रकार एक लंबे समय का काव्य इतिहास है। वीणा उनका आरंभिक काव्य संग्रह 1918 ईस्वी सन में और दूसरा काव्य संग्रह ग्रंथि 1920 ईस्वी सन में प्रकाशित हुआ। तीसरे काव्य संग्रह पल्लव में 1922 से 1926 तक की 32 कविताएं हैं। चौथे काव्य संग्रह गुंजन में 1926 से 1932 तक की 46 कविताएं हैं। पांचवा संग्रह ज्योत्सना 1934 में छायावाद के प्रगति कला के चरम विस्तार को लेकर आया। तो इस तरह से जो पंत जी की अन्य काव्य कृतियों में युगांत 1935 में, युगवाणी 1937 में, ग्राम्या 1939-40 में, स्वर्ण किरण 1947 में, स्वर्ण धुली इनकी रचनाओं को आप देख सकते हैं 1947 में, मधुज्वाल, उमर खय्याम का भावानुवाद, युगपथ 1948 में प्रकाशित हुई, खादी के फूल 1948 में, रजत शिखर 1991 ईस्वी सन में तथा शिल्पी, अतिमा, सवर्ण, वाणी, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन उनका महत्वपूर्ण काव्य संग्रह कवि का प्रथम महाकाव्य है। इसके बाद किरण वीणा, पुरुषोत्तम राम, पौ फटने से पहले, गीत हंस, पतझर, एक भाव क्रांति, शंख ध्वनि 1971 में प्रकाशित हुआ, शशि की तरी, समाधिता, आस्था, सत्यकाम, संक्रांति और गीत अगीत 1977 में ईस्वी सन में, जैसे कई काव्य संग्रह आते रहे। किंतु पंत जी की कविता पल्लव गुंजन के बाद चूक सी जा गई और वे कवि कम और कलाकार अधिक होते चले गए। वर्ष 1960 में उन्हें कविता संग्रह कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। 1961 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकायतन कृति के लिए उन्हें सोवियत संघ सरकार की ओर से नेहरू शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने आजीविका के लिए वर्ष 1955 से 1962 तक आकाशवाणी में बतौर मुख्य प्रोड्यूसर के पद पर भी कार्य किया था। तो इस तरह से हमने उनके जो है व्यक्तित्व की बात की, हमने उनके जो कृतित्व की बात की और उन्हें जो पुरस्कार मिले उसकी भी बात की। अब हम उनके काव्य की बात यदि हम करें तो काव्य चेतना का उनका विकास जो है, उनके काव्य के अंतर्गत काव्यानुभूति, प्रकृति सौंदर्य और नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण, उनका नारी के प्रति कैसा दृष्टिकोण था, जैसे कि हमने पहले छायावाद की में बात की कि सभी कवियों ने नारी को एक अलग स्थान दिया। नारी सिर्फ भोग की वस्तु न रहकर उन्होंने जो है नारी को माता, सखी के रूप में
हमारे सामने प्रस्तुत किया, अलग अलग रूप नारी के हमारे सामने प्रस्तुत किए। तो इस तरह से उनका जो दृष्टिकोण है, जीवन दर्शन, जीवन के प्रति देखने का उनका नज़रिया कैसा था, तो इन सभी के बारे में हम उनके काव्य को अगर पढ़े तो हमें पता चलेगा। तो आइए चर्चा करते हैं इन्हीं बिंदुओं पर। पहले हम उनके छायावादी काव्य के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उनका जो सफ़र रहा वह लंबा सफ़र था, केवल छायावाद तक सीमित नहीं था। उन्होंने छायावादी जो छायावादी कविताएं लिखी, छायावाद में, छायावादी युग में जो कविताएं लिखी, छायावादी काव्य कहे गए। उसके बाद छायावादोत्तर युग में भी उन्होंने कुछ रचनाएं की। वह प्रगतिवादी युग में भी उन्होंने कुछ रचनाएं की। तो इस तरह से उनका जो सफ़र रहा वह बड़ा लंबा रहा। तो छायावादी काव्य उनका 1916 ईस्वी सन से 1935 ईस्वी सन तक कहा जा सकता है। पंत जी के सृजन का सर्वोत्तम रूप उनके छायावादी काव्य में ही दृष्टिगत होता है। इस काल में ही वे वीणा लेकर आए और ग्रंथि, पल्लव, गुंजन तथा ज्योत्सना जैसे छायावादी काव्य मुहावरे की भाव संकल्पना की। प्रकृति सौंदर्य चेतना और शिल्प कला की चमत्कारी रचनात्मकता वे इसी समय दे गए। उनके जो सुप्रसिद्ध रचनाएं थी वह इसी काल में प्रकाशित हुई। वीणा कवि की काव्य भावना का कोमल शिशु संसार है, जिसमें प्रगीतात्मक गीत विहग कल्पना के रंगीन पंख फैलाकर उड़ते हैं। इन प्रगीतों की मूल प्रेरणा प्रकृति सौंदर्य है। वह कभी कभार विवेकानंद और तिलक पर भी नवजागरणवादी रचनाएं उन्होंने लिखी। ग्रंथि असफल प्रेम की मार्मिक जीवनुभव से भरी रचना है। शशिकला सी एक बाला कल्पना के आकाश को घेर लेती है। फलतः यह कोमल मधुर सौंदर्य की रचना है। तो इस तरह से उनकी जो रचनाएं थी उनमें अनेक रंग हम देख सकते हैं। प्रकृति का सौंदर्य हो, निष्फल प्रेम की गाथा हो, या फिर पक्षियों का कलरव हो, सब कुछ हम अनेक रंग उनके काव्य में हम देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो रही उनकी पल्लव की भूमिका का चिंतन और प्रगीत कला छायावादी सृजनात्मकता का चरम उत्कर्ष है। पल्लव की जो भूमिका है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी के सभी आलोचक पल्लव 1926 में लिखी गई को ही पंत जी की प्रतिभा का सर्वश्रेष्ठ प्रस्फुटन मानते हैं। इस संग्रह की भूमिका का वही महत्व हिंदी में है जो वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेड्स की भूमिका का पश्चिमी स्वच्छंदतावादी काव्यशास्त्र में रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य में पल्लव की भूमिका। पल्लव के बाद गुंजन और ज्योत्सना जैसे काव्य संग्रह आए, पर काव्यात्मकता का वह प्रगीत संसार फिर नसीब नहीं हो सका। जो साहित्य, जो लेख, जो कविताएं, जो संवेदना हमें इन सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं में हम पाते हैं वह दुर्लभ है अन्य। अब हम काव्य अनुभूति की बात यदि करें तो पंत जी की काव्य अनुभूति में वास्तविक जीवनानुभव की उतनी संपन्नता और गहराई कभी नहीं रही है जितनी कि उनके समसामयिक कवियों में जयशंकर प्रसाद और निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में रही। ज़्यादातर हमने देखा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो है अपने जीवनों भाव को जो है उनके साहित्य या कविताओं में उतारा है। अपनी पुत्री के मृत्यु को लेकर उन्होंने अपनी पुत्री की सरोज की याद में सरोज स्मृति लिख डाली। जयशंकर प्रसाद ने भी अपने जीवन अनुभवों को कविता में अभिव्यक्त किया है, लेकिन उतनी अभिव्यक्ति जो है काव्य अनुभूति में वास्तविकता कम रही। सुमित्रानंदन पंत के काव्यों में उनके जो जीवन के अनुभव है वह हमें बहुत ही कम नजर आते हैं। तो पंत जी की आरंभिक काव्य अनुभूतियों में शिशु सुलभ कोमलता, मधुर विस्मय, जिज्ञासा, प्रकृति के प्रति रहस्य भावना, व्यक्तिवादी मनस्थितियाँ और मूल मनोदशाओं का गायन प्रमुख रहा है। इस दृष्टि से छाया, मौन निमंत्रण, नौका विहार तथा सांध्य तारा जैसी कविताएं उत्कृष्ट है। उन्होंने अपनी काव्य संवेदना को सीधे सीधे व्यक्त किया है। उनकी सौंदर्यानुभूति में प्रकृति और मानव सौंदर्य की
अद्भुत छवियाँ अंकित होती है। मैं झरता जीवन डाली से सहलाद शिशिर का शीर्ण पात, फिर से जगती के कानन में आ जाता नव मधु का प्रभात। उन्होंने अपने जीवन के साथ हमेशा प्रकृति को ही पाया है, तो उनके इर्द गिर्द हमेशा प्रकृति और प्रकृति के जो तत्व है, झरने हैं, नदियाँ हैं, पहाड़ है, उन्हीं की अभिव्यक्ति को अपने काव्य में उतारा है। उनका ही सजीवारोपण उन्होंने किया है। तो अपने को उन्होंने झरने से कहा है कि मैं झरता जीवन डाली से, झरने की तरह मैं मेरी जीवन की डाली से झर रहा हूँ, एक पत्ते की तरह। सहलाद शिशिर का शीर्ण पात, जिस तरह से पतझड़ के ऋतु में पत्ता झड़ता है, उस तरह से मैं अपना जो है पत्ते की तरह झर रहा हूँ। और फिर से मुझ में जीने की आस जग जाती है, और कानन में आ जाता नव मधु का प्रभात, और एकदम से जीने की आस, जीवन के प्रति जो है सकारात्मकता उनको कहीं से मिल जाती है। तो इस तरह से सकारात्मक दृष्टिकोण वाले जीवन में एक जीवन के प्रति जो है प्रेम दर्शाने वाले कवि। अब हम प्रकृति सौंदर्य, जो उनका जो सुमित्रानंदन पंत जी जो है उनका जो मुख्य विषय है प्रकृति, उस पर बात करेंगे। हिंदी के सभी आलोचक इस बात पर एक मत है कि पंत जी जो है सौंदर्य के कवि है। उनकी कविताओं में मानव तथा प्रकृति दोनों तदाकार है। उनकी प्रकृति सौंदर्य की चेतना कालिदास और वर्ड्सवर्थ की स्मृति ताजा कराती है। पंत जी के अंतर जगत की स्वाधीनता प्रकृति सौंदर्य के चित्रण में उजागर हुई है। जिस तरह से जो है कालिदास जो है उनके भी काव्य में हम प्रकृति का चित्रण अधिक पाते हैं। वह भी प्रकृति प्रेमी थे। वर्ड्सवर्थ जो थे वह भी प्रकृति के बहुत ही निकट थे। तो इस तरह से पंत जी की जब हम कविताएं पढ़ते हैं, पंत जी को जब हम पढ़ते हैं, तो हमें इन दो कवियों को हम याद किए बिना नहीं रह सकते। कालिदास और वर्ड्सवर्थ की हमें स्मृति जो है ताज़ा हो जाती है हमारे जहन में। पंत जी को कविता कहने की प्रेरणा ही प्रकृति से मिली। प्रकृति सौंदर्य ने इनके स्वच्छंदतावादी कवि को सबसे अधिक आकृष्ट किया है। एक और उनकी पंक्तियां देखिए प्रकृति के सौंदर्य को दर्शाती हुई। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तन प्रकृति वेश। जो मौसम होता है, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्रदुग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला विशाल। तो इस तरह से पावस ऋतु में जो है पर्वत प्रदेश में किस प्रकार से प्रकृति जो है वेश बदल रही है, उसका वर्णन किया गया है। पावस ऋतु अर्थात जब बारिश का मौसम होता है, उस वक्त कभी धूप, कभी छाँव, कभी जो है सप्त रंगों वाले इंद्रधनुष निकल आते हैं। तो इस तरह किस तरह से प्रकृति अपना वेश बदलती है, तो उसका वर्णन यहाँ पर कवि कहता है कि ये जो मेखलाकार पर्वत है अपने सहस्त्रदुग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला विशाल। जो जल है वो भी दर्पण सा, उसके अंदर जो है दर्पण जो है नज़र आ रहा है। तो इस तरह से प्रतिबिंब मेखलाकार पर्वतों का जल में पड़ रहा है, उसका सौंदर्य, उसका वर्णन कवि यहाँ पर सुंदर ढंग से कर रहा है। राष्ट्रीय जागरण की कविताओं में देश प्रेम की भावना प्रकृति प्रेम से ही उत्पन्न हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो साफ कहा है, किसी को अपने देश से प्रेम है तो उसे अपने देश के मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, पेड़, पत्ते, कण, नदी, निर्झर सबसे प्रेम होना चाहिए। सबको वह चाह भरी दृष्टि से देखेगा। यदि उसको अपने देश से प्रेम होगा किसी व्यक्ति को, तो वह देश प्रेम सिर्फ कोरा देश प्रेम नहीं होना चाहिए। देशभक्ति के गीत गाकर या सिर्फ देशभक्ति वाले जो प्रवचन देकर हम देशभक्ति नहीं जता सकते। उसे देश के यदि अगर प्रेम है तो वह हमारे देश की जो प्रकृति है, हमारे पेड़ पौधे,
हमारा पर्यावरण, उससे भी प्रेम होना चाहिए। तो सबको वह चाह भरी, अगर प्रेम होगा तो चाह भरी दृष्टि से देखेगा। पंत जी को शुरू से ही प्रकृति की अक्षय जो सुषमा से प्रेम है। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। तो यहाँ पर कवि जो है, कवि को सबसे जो प्यारा है कौन है? प्रकृति है। प्रकृति को छोड़कर वह कहीं भी नहीं जाना चाहते। प्रकृति की तरल तरंगों से तथा इंद्रधनुष के रंगों से ही उन्हें अपार मोह है। वह किसी नायिका के जो है मोह में नहीं पड़ना चाहते, किसी स्त्री या किसी नारी के मोह में नहीं पड़ना चाहते। वह कहते हैं कि ऐसे घने पेड़ों की छाया, कोमल कोमल छाया को छोड़कर, ऐसी सुंदर प्रकृति को की माया को छोड़कर मैं तुम्हारे बालों के जाल में कैसे अपने आप को उलझा दूँ। तो इस तरह से वो जो है किसी बाला के बालों में उलझने से अच्छा है कि प्रकृति की छाया में, प्रकृति की जो है मृदु छाया है उसमें ही उलझना रहना पसंद करते हैं। नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण। यहाँ पर कवि जो है नारी के प्रति कवि की जो नारी के प्रति अभिव्यक्ति है अपने काव्य में, उनके काव्य में जो नारी का स्थान है उसके बारे में हम बात करेंगे। पंत, निराला आदि कवियों ने नारी संबंधी दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। जो पहले के रीतिकालीन कविताएं थी या फिर आधुनिक काल के जो पहले कविताएं लिखी जाया करती थी या कविताएं काव्य की रचना हुआ करती थी, उसमें जो नारी का जो स्थान था वह बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता था। नारी को मोह की वस्तु, मोह माया की वस्तु माना जाता था। उसका केवल नक्शिक वर्णन किया जाता था, उसका जो है अन्य कोई स्थान नहीं था। तो यहाँ पर जो है छायावादी कवियों ने जो है नारी को जो है वह सम्मान दिलाया, उन्हें प्रेमिका से भी माता, एक सखी और का दर्जा दिया बढ़कर। तो 20वीं शताब्दी में नारी शिक्षा का जोर बढ़ा और नवजागरण के प्रति नारियां भी सतर्क हो गई और नारियां खुद भी लिखने लगी। तो इस तरह से नारी की जो स्थिति थी छायावाद तक आते आते सुधरने लगी थी, या कहे कि सुधर चुकी थी। प्रथम बार नारी ने मुक्ति की सांस ली। जिस तरह से कविता जो है छंदों से बंधी हुई थी, अलंकारों से बंधी हुई थी, नारी को भी जो है इन कवियों ने मुक्त किया। तो नारी ने भी जो है मुक्ति की सांस ली और वैयक्तिक प्रेम का उदय हुआ। नारी प्रेम को इस काव्य में जो स्वच्छंद दृष्टि मिली वह संबंधहीन और अद्भुत है। पुरानी नैतिकता के बंधन तोड़कर वह पुरुष से मिलने में स्वतंत्र हो गई। मुक्त करो नारी को मानव, वे कहते हैं सुमित्रानंदन पंत जी की, मुक्त करो नारी को मानव, चिरवंदिनी नारी को, युग युग की बर्बर कारा से जननी सखी प्यारी को। देखिए यहाँ पर जो है नारी है उसे जननी सखी कहा गया है। छिन्न करो सब स्वर्ण पाश, उसके कोमल तन मन के, वे आभूषण नहीं दाम उसके बंदी जीवन के। ये जो आभूषण से जो बांधा है नारी को, सोने के जो आभूषण हैं वह जो है कोमल तन मन को बांधने वाले हैं, उनके बंधक है। वह बंधक जीवन के जो है का मूल्य जो है वह क्या है? आभूषण है। तो इन आभूषणों के कारण जो है नारी जो है बंधी हुई है, उसे मुक्त करने की बात कवि कहता है। पंत जी ने प्रसाद की भांति ही नारी प्रेम की महिमा गाई। नारी ही असीम सौंदर्य सिंधु बनकर उनकी कल्पना का श्रृंगार कर उठी। हालांकि इसमें उनकी अव्यक्त काम कुंठा का हाथ भी कम नहीं है। मतलब नारी को जो है उन्होंने सभी रूपों में अपने काव्य के माध्यम से व्यक्त किया। शिक्षा की ओर जोर बढ़ा और नारी को जो है उन्होंने मुक्त किया। जीवन दर्शन। अब जब हम बात करते हैं कि जीवन के प्रति दृष्टिकोण, तो कवि का दृष्टिकोण कैसा था? मुझे असत से ले जाओ तुम सत्य की ओर। सुमित्रानंदन जी कहते हैं कि मुझे तमस से उठा दिखाओ ज्योति छोर, मुझे मृत्यु से बचा बनाओ अमृत भोर। बार बार आकर अंतर में है चीर परिचित, दक्षिण मुख से रुद्र करो मेरी रक्षानित।
डॉक्टर नगेंद्र जी का मत है कि उन्होंने जिस आध्यात्मिक चेतना की कल्पना की है उसमें भौतिकता का परिष्कार है, तिरस्कार नहीं है, उन्नयन है, दमन नहीं है। जाहिर है कि पंत जी के उनके आस्थावादी दर्शन के कवि थे। वे जीवन के प्रति आस्था थी उनकी, एक सकारात्मक दृष्टिकोण था। वे अंधेरे में अपने असत्य से दूर जाना चाहते थे, सत्य की ओर जाना चाहते। वे अंधेरे से जो है वो ज्योति की ओर जाना चाहते थे और अपने पाठकों को भी यही कहते थे, उपदेश थे, मतलब यही कहते थे कि आप जो है उठो। उस वक्त की जो परिस्थितियाँ थी वह भी यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती है कि किस तरह से उस समय जो है परिस्थितियाँ थी कि मुझे मृत्यु से बचाओ अमृत भोर, तो उठो जागो और अपने देश को स्वतंत्रता की ओर ले जाओ, स्वतंत्र करने के लिए जो है आगे आओ। यही उनके काव्य की संवेदना रही। अब हम पंत जी के काव्य शिल्प की यदि हम बात करें, काव्य भाषा, बिंब और प्रतीक और अलंकार और छंद और लय किस प्रकार पंत जी के काव्य में है, तो इसकी जो है हम अगली कक्षा में बात करेंगे। तो आज हमने इसी प्रकार देखा कि पंत जी का जो है किस प्रकार काव्य संवेदना, काव्य के जो अनुभूति है उस पर हमने बात की। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही छायावाद के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि, 4 स्तंभों में से एक सुमित्रा नंदन पंत के जीवन परिचय पर आज हमने बात की, उनके व्यक्तित्व कृतित्व की बात की और उनकी कविता का जो विषय रहा प्रकृति मुख्य विषय, उसकी हमने बात की। तो आज मित्रों, आज के लिए बस इतना ही और इसी के साथ मैं अपनी कक्षा का समापन करती हूँ। नमस्कार।